ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड के साथ जिसका नाम वैन है। वो एक फैक्ट्री में वर्कर की जॉब करती है और आज इस फैक्ट्री का बॉस यहाँ पर चेकिंग के लिए आने वाला होता है और वैन देखती है कि फैक्ट्री के बाहर सारी लड़कियाँ यहाँ पर बॉस के आने का इंतजार कर रही होती है। तो वैन यहाँ पर अपनी कलीग से पूछती है कि आखिर उसने जॉब की यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी। तो वो तो इसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम जैसी गाँव की लड़की को क्या ही पता होगा, आज यहाँ पर कंपनी का बॉस मिस्टर जिनशी आने वाला है। यहाँ पर ये लड़कियां कहने लग जाती है कि वो मिस्टर जीन के बारे में रूमर है कि आज तक उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई, तो क्या पता वो मुझे पसंद कर ले। अगर मैं बॉस की वाइफ बन गई ना तो फिर तो मुझे यहाँ पर काम करने की जरूरत ही नहीं। तभी यहाँ पर कार आके रुकती है और उसमें से इस कंपनी का बॉस बाहर निकलता है जिसका नाम मिस्टर जिन है और यही हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। यहाँ पर जिनशी को देखते ही सभी फीमेल वर्कर्स चिल्लाने लग जाती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी वैन को पीछे से धक्का लगता है और वो यहाँ पर जिनशी के पास आ जाती है और वो गलती से उसका हाथ पकड़ लेती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर उससे सॉरी बोलते हुए जल्दी से अंदर भाग जाती है। पर यहाँ पर जिनशी तो वैन को देखता रह जाता है और तभी उसका फ्रेंड ये नोटिस करके कहता है कि अच्छा लगता है अब तुझे लड़कियों से इतनी नफरत नहीं रही, तभी तो उस लड़की ने तुझे टच करी तो तुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। अब तभी ये सारी लड़कियां जिनशी को अपनी खूबसूरती दिखाते हुए उसे सेड्यूस करने लगती है, पर वो उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता और अपने फ्रेंड जू को आगे करते हुए वो फैक्ट्री के अंदर जाता है और यहाँ सारी लड़कियां तो जिनशी का नाम लिए जा रही होती है। तभी यहाँ पर जू कहने लगता है कि तू इतने टाइम से सिंगल रहा है और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि तू अपने घर के ओल्ड मैन को कभी एक ग्रैंडसन भी नसीब करवाएगा। पर हम देखते हैं कि जिनशी तो सिर्फ वैन के बारे में ही सोच रहा होता है। जू कहने लगता है कि तूने तो इन सारी फीमेल वर्कर्स का दिल तोड़ दिया, पर जिनशी तो इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो अंदर चला जाता है। फिर जब लंच टाइम हो जाता है तो वैन अपनी प्लेट में सिर्फ चावल लेकर खा रही होती है। तो यहाँ पर कुछ लड़कियां उसके बारे में बात करने लगती है कि वो इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करती है पर एक वेजिटेबल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर वैन को मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से सारे पैसे खत्म हो गए। वैन ये देखकर शॉक हो जाती है और तुरंत ही अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल करके उनसे पूछती है कि क्या मेरे कार्ड के पैसे आपने ले लिए हो। फिर वैन जब घर आती है तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए चिल्लाती है कि अगर तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने पैसे खर्च कर दी तो क्या हो गया, क्या तुम उन्हें इस तरीके से बात करोगी। तो वैन कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ ने मेरे पैसे फालतू चीजों में खर्च करी है और वो भी मुझे बिना बताए। तो इसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि आखिर इतना क्यों चिल्ला रही हो, मैंने सिर्फ थोड़े ही पैसे तो खर्च करी हूँ और वैसे भी मैं इस घर को एक बेटा देने वाली हूँ तो इतना तो मेरा खर्च करना बनता ही है। फिर ये अपने हस्बैंड को कंप्लेन करने लगती है कि अपनी सिस्टर को कुछ बोलो। फिर वैन का भाई उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने पैसे खर्च कर दिए तो क्या हो गया, तुम्हें तो उसे और पैसे देने चाहिए, आखिर वो इस घर को एक बेटा देने वाली है। वैन की मॉम उसे कहने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा सेल्फिश हो, पैसों के लिए आखिर कोई अपने घर वालों से इतना मीन होता है। तो वैन रोते हुए कहने लग जाती है कि मैंने इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करके अपने कॉलेज के लिए पैसे जमा करी थी। तो इसकी मॉम से चिल्लाती है कि तुम पढ़ाई करके कर भी क्या लोगी, तुम एक लड़की हो और पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आने वाली। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने बाजू वाले मिस्टर जैंग के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी हूँ और अगले महीने ही तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो वैन ये सुनते के साथ ही चिल्लाने लगती है कि मैं उस 70 साल के ओल्ड मैन के साथ शादी नहीं करने वाली हूँ। तो वैन की मॉम कहती है कि तुम मानो या ना मानो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी और वैसे भी तुमने अपने आप को समझे क्या हुई हो, तुम बस एक गरीब फैक्ट्री गर्ल हो, तुम्हें शादी करने का मौका मिल रहा है इसी में तुम्हें खुश होना चाहिए था। क्या तुम अपने आप को शहर की कोई कॉलेज स्टूडेंट समझ रही हो। वैन कहती है कि आपको तो कॉलेज का नाम तक नहीं लेना चाहिए, आपकी वजह से ही मैं कॉलेज में पढ़ नहीं पाई और आप भूल कैसे सकती हैं कि मेरा इतने फेमस कॉलेज में एडमिशन हुआ था पर आपने मेरा एडमिशन लेटर फाड़ दिया। तो वैन की मॉम से कहती है कि अब ये सब बकवास बंद करो और बाहर जाकर काम करो। ऐसा बोलकर वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। फिर यहाँ पर वैन रोते हुए सोचने लगती है कि इन लोगों ने बस मुझे पैसा कमाने की टूल समझा हुआ है, अब मैं बस कैसे भी करके एक महीने में इतने पैसे कमा लूं कि इस घर से निकल सकूं। और फिर वैन को यहाँ पर एक क्लीनर की जॉब का पोस्टर दिख जाता है तो वो उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जो कि एक बार का होता है। तभी वो देखती है कि यहाँ पर कुछ लड़कियां डर के भाग रही होती है कि यहाँ पर फाइटिंग चल रही है, पर वैन को तो लगता है कि ये लड़कियां भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी और उन लोगों को निकाला गया, तो सोचती है कि कहीं मुझे भी ऐसे निकाला ना जाए। हम देखते हैं कि जिनशी यहाँ पर किसी बंदे को मार रहा होता है और उसका फ्रेंड जू से कहता है कि तेरे ग्रैंडपा ने तुझे यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए भेजे थे और तू है कि यहाँ पर फाइटिंग कर रहा है और तूने अपनी ये सारी हरकतें करके उन सारी ब्लाइंड डेट वाली लड़कियों को भी यहाँ से भगा दिया, लेकिन तू जानता है ना कि तुझे अपने ग्रैंडपा को ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी। तो जिनशी कहता है कि मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है जो पैसों की लालची होती है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तभी इतने में यहाँ पर वैन पहुंच जाती है और वो जिनशी को बताने लगती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जिनशी उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये वही फैक्ट्री वाली लड़की है। यहाँ पर जिनशी के गार्ड उस बंदे को यहाँ से उठा के लेके जाते हैं जिसको जिनशी ने मारा था, पर ये सब से वैन बिल्कुल डर नहीं रही होती है। तो जू कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही स्ट्रांग है और अब देखिए लड़की तेरे पास खुद आई है तो तुझे भी अब अपने ग्रैंडपा की विश पूरी करनी चाहिए
और फिर जू यहाँ पर जिनशी को ड्रिंक पकड़ा कर यहाँ से चला जाता है। फिर जिनशी वैन को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम माइनर हो। तो वो बताती है कि मेरा नाम वैन है और मैं 19 ईयर्स की हूँ, एडल्ट हूँ। तो ये कहता है कि तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या काम करना है। तो ये कहती है कि हाँ, मैं अच्छे से काम कर लूंगी। फिर जिनशी पूछ लगता है कि तुम कितने पैसे लोगी। तो ये सोचती है कि लगता है मैंने इंटरव्यू पास कर ली। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे 20,000 दे सकते हो। तो ये कहता है कि 1 घंटे के लिए मैं दे दूंगा। तो ये कहती है कि मुझे सिर्फ 1 घंटा नहीं, मुझे ये जॉब कंटिन्यू रखनी है, तो क्या आप मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते। तो ये सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसे टाइप की लड़की है और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। सच में इस लड़की को मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। ऐसा सोचते हुए ये यहाँ से जाने लगता है। पर फिर यहाँ पर जिनशी को बहुत ही तेज गर्मी लगने लग जाती है और वो समझ जाता है कि उसके फ्रेंड जू ने उसे ड्रग देकर गया है। फिर ये उसे कह देता है कि तुम्हें 1 घंटे का 20,000 चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। तो वो इसे दूर करते हुए कहती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। जिनशी कहता है कि क्या हुआ, तुम कंटिन्यू नहीं करना चाहती हो। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं। ये इसे बताता है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने ड्रग दे दिया है, तो तुम मेरी हेल्प कर दो और अपना प्राइस बताओ। तो वैन कहने लग जाती है कि मिस्टर, आपने मुझे गलत समझ लिया, मैं ऐसे काम करने नहीं आई हूँ। तो जिनशी इसे चिल्लाता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ से चली जाओ और अब मैं जीऊँ या मरूं, तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है, तुम निकल जाओ। फिर वैन इसे सॉरी बोलकर जल्दी से यहाँ से भागकर जा रही होती है। पर तभी वो देखती है कि इसकी हालत काफी खराब हो रही है। तो वैन को ये देख ही नहीं जाता और वो वापस आ जाती है जिनशी की हेल्प करने के लिए और उसे किस करने लगती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसी के साथ ही 1 महीना बीत जाता है और यहाँ फैक्ट्री में सभी वर्कर का फुल बॉडी चेकअप हो रहा होता है। और तभी डॉक्टर यहाँ पर जिनशी को बताता है कि वो तो प्रेग्नेंट है और उसके 3 बेबी होने वाले हैं। ये सुनकर वो शॉक रह जाती है और डॉक्टर उसे कहने लग जाता है कि तुम इतनी यंग हो, आखिर पैसों के लिए ऐसे काम कैसे कर सकती हो। फिर वैन जिनशी के बारे में याद करने लगती है कि वही इन बच्चों का डैडी है और फिर ये बहुत ही अपसेट होकर रिपोर्ट लेकर बाहर आती है। तो यहाँ पर इसकी कलीग इसका रिपोर्ट ले लेती है और सभी लोग यहाँ पर वैन के कैरेक्टर के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितनी बेकार लड़की है। तभी यहाँ पर जिनशी का फ्रेंड जू आया होता है और वो उसके ग्रैंडपा से कॉल पर बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि अब उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जिनशी लड़कियों से इतनी नफरत नहीं करता है। और फिर जैसे ही जू यहाँ पर वैन को देखता है तो वो सोचता है कि ये तो वही रात वाली लड़की है। ये सारी लड़कियां यहाँ पर वैन का मजाक उड़ाने लग जाती है और उसे शेमलेस कह रही होती है कि उसकी अभी शादी भी नहीं हुई और वो पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और अभी तो उसकी एज भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो ये सुन लेता है और वो पूछता है कि क्या ये लड़की प्रेग्नेंट है। तो ये लोग उसे जल्दी से रिपोर्ट दिखाते हुए बताने लगते हैं और कहते हैं कि उसे इस लड़की को यहाँ जॉब से निकाल देना चाहिए। जू को काफी शौक लग रहा होता है कि कहीं ये सच में जीएन के बच्चे तो नहीं। फिर वो वैन से पूछ लगता है कि आखिर ये बेबी किसका है, तो वो नहीं बताती है। फिर ये लड़की वैन से कहने लगती है कि अब उसे यहाँ से फायर कर दिया जाएगा। पर जू यहाँ पर सभी को चिल्लाता है और इन लोगों को जानने के लिए बोलता है। फिर वैन यहाँ पर जू को जिनशी का कार्ड दे देती है और उसे कह देती है कि तुम जाकर उसे ये दे देना और कह देना कि उसका इस सब से कोई मतलब नहीं है। फिर जो तुरंत ही कॉल करके वैन की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बोलता है कि क्या उसकी लाइफ में पहले कोई मैन रहा है। फिर इसके बाद वैन जब अपने घर पहुंचती है तो वो अपने मॉम और भाई को बात करते हुए सुनती है जो कि कह रहे होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द वैन की शादी कर देनी चाहिए, फिर हमें 2 लाख का फायदा होगा। और वैन का भाई उसकी मॉम से कहता है कि उसकी शादी आज ही कल में कर देनी चाहिए। फिर ये सब सुनने के बाद वैन यहाँ अपने रूम में आती है और अपने सारे कपड़ों को बैग में डालने लगती है। तभी यहाँ वैन की सिस्टर इन लॉ आकर उसे देख लेती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम घर से भागने का सोच रही हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। फिर दूसरी ओर हम यहाँ जिनशी को देखते हैं जो कि अपने डैड, अपने ग्रैंडपा और अपने ग्रेट ग्रैंडपा के साथ टेम्पल गया होता है। वो तीनों जिनशी के लिए गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द जिनशी की शादी हो जाए और उसका बच्चा भी हो जाए क्योंकि उनके फैमिली को कर्ज लगा है और वो लोग नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू हो। तो जिनशी ये सुनकर इन तीनों से कहता है कि आखिर गॉड से ये सारी चीजों की प्रे करने की क्या जरूरत है। तो वो तीनों इससे कहते हैं कि इसकी बहुत जरूरत है। जिनशी के ग्रेट ग्रैंडपा उसे इस बारे में बताते हैं कि उनकी फैमिली 7 जनरेशन से ऐसे ही रही है कि शादी के बाद भी उन्हें टाइम पर बच्चे नहीं होते और काफी लेट बच्चे होते हैं। तो इसलिए लोग चाह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द जिनशी की शादी हो जाए और ये लोग उसके बच्चे का मुंह देख पाए। जिनशी के ग्रेट ग्रैंडपा कहते हैं कि वैसे तो इस चीज में तुम्हारी भी पूरी मेहनत लगने वाली है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी फैमिली के लगे हुए कर्ज का भी है। तभी इतने में यहाँ पर जिनशी का फ्रेंड जो भागते हुए आता है और उसे बताने लगता है कि जिनशी, तूने उस रात जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनते के साथ ही जिनशी के डैड, ग्रैंडपा और ग्रेट ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और वो जो से आखिर पूछते हैं कि वो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो वो कहता है कि मैं आप लोगों से झूठ कैसे बोलूंगा। तो जिनशी कहता है कि आखिर वो रिपोर्ट असली कैसे हो सकती है, ऐसी कई लड़कियां मेरी लाइफ में आ चुकी है
जो पैसों के लालच में मेरी बच्चे की मॉम बनने की एक्टिंग किया करती है। तो जोई से रिपोर्ट देते हुए कहता है कि तू खुद देख ले, ये रिपोर्ट असली है। जो जिंक्सी से कहने लगता है कि चलो अच्छा हुआ, तो उन्हें अपनी फैमिली का नाम रोशन कर दिया। फिर यहाँ पर तीनों जन भी जल्दी से रिपोर्ट लेकर देखने लगते हैं और कहते हैं कि हमें तो बिलीव नहीं हो रहा। फिर ये तीनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और जिंक्सी से कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ को घर ले आओ, हम उसे मीटिंग गिफ्ट देना चाहते हैं और तुम्हारे होने वाले बच्चों का ख्याल रखना चाहते हैं। फिर जिंची यहाँ पर वैन के बारे में याद करने लगता है कि उसने जब उसकी हेल्प कर दी थी तो उसने उसे बोला था कि 1 घंटे का, जैसा कि उसने उसे प्रॉमिस करा था 20,000, तो उसे वो सिर्फ 20,000 नहीं बल्कि 1 मिलियन दे रहा है, ऐसा बोलकर अपना कार्ड देने लगता है। तो ये सुनकर जिंची को लगता है कि उसे पैसे कम लग रहे, तो वो कहता है कि मैं अपने असिस्टेंट से कहकर तुम्हें और पैसे दिलवा दूंगा। जिंची यहाँ पर उसे कह देता है कि दोबारा ऐसे काम मत करना। ये कहकर वो चला जाता है और ये उसे बता भी नहीं पाती कि वो ये काम तो करने के लिए आई नहीं थी। फिर जिंची वैन के बारे में ये सब याद करते हुए सोचता है कि वो लड़की तो अच्छी है ही नहीं और आखिर ऐसे कैसे मैं उसे अपनी वाइफ बनाऊं। दूसरी तरफ वैन की सिस्टर इन लॉ उसकी मॉम को बता देती है कि ये घर से भागने वाली थी, तो इसकी मॉम से थप्पड़ लगाती है कि आखिर ऐसे कैसे तुम शादी छोड़कर भाग सकती हो। तो वैन अपनी मॉम को मनाने लगती है कि मॉम अभी मुझे पढ़ाई करनी है, तो उसकी मॉम से और थप्पड़ लगाती है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप से शादी कर लो, हमें 2 लाख मिलेंगे तो उससे मेरे ग्रैंडसन का हम एक घर ले सकते हैं। फिर यहाँ पर वैन का भाई कहने लगता है कि मॉम क्यों ना हम इसी वक्त ही इसे मिस्टर जैंग को जाके दे दे। फिर ये लोग वैन को इसी वक्त ही ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वैन इन लोग को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये लोग बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि तुम जरूर झूठ बोल रही होगी। तो वैन तुरंत ही अपना रिपोर्ट दिखाती है। तो वैन की मॉम से चिल्लाने लगती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है और वो उसे पूछती है कि आखिर वो मैन कौन है। तुम उसे अभी इसी वक्त बोलो कि वो हमें 2 लाख दे, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो वैन का भाई कहता है कि मॉम अब 2 लाख नहीं, अब हम 3 लाख लेंगे। तो वैन कहती है कि क्या आप लोगों को सिर्फ पैसों की पड़ी है। तो इसकी मॉम कहती है कि तुमने हमारे पैसों का नुकसान करा दियो, इसलिए हमारा अभी टाइम मत वेस्ट करो और बताओ कि वो मैन कौन है। तो यहाँ पर वैन नहीं बताती और कहती है कि मुझे नहीं पता। तो इसकी मॉम कहती है कि इसे पकड़कर फैक्ट्री लेके चलो, हम वहाँ चल के पता लगा ही लेंगे। और फिर ये लोग वैन को जबरदस्ती फैक्ट्री के बाहर लेकर जाते हैं और वैन का भाई चिल्लाने लगता है कि आखिर वो मैन कौन है, वो खुद सामने आ जाए। और फिर वैन की सिस्टर इन लॉ यहाँ पर चिल्लाकर सभी को वैन के बारे में बताने लगती है कि उसने कितना शेमलेस काम करी है। फिर यहाँ पर ये लोग फैक्ट्री के सभी लड़कों को पूछने लगते हैं कि क्या वही उनमें से कोई मैन है। फिर वैन इन लोग को बताई देती है कि वो बंदा कोई और नहीं मिस्टर जिंची है। तो यहाँ पर कोई भी वैन की बात पर बिलीव नहीं करता कि आखिर इतना रिचेस्ट मैन उसके बच्चे का डैड कैसे हो सकता है। वैन का भाई कहता है कि तुम्हें बहुत झूठ बोलने का शौक है ना, रुको अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। वैन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो उसका भाई कहता है कि ठीक है, फिर तुम उस मिस्टर जिंची को कॉल करो और उससे बोलो कि वो हमें पैसे दे। फिर वैन याद करती है कि जब वो क्लीनर की जॉब के लिए गई थी तो उसने पोस्टर पे नंबर देखी थी। फिर वो कॉल लगाने लग जाती है और यहाँ पर सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं क्योंकि किसी को भी बिलीव नहीं होता कि वो मिस्टर जिंची को कॉल कर सकती है। फिर यहाँ पर जो के फोन में वैन का कॉल आता है तो वो जिंची के ग्रैंडपा को कॉल सुनाने लगता है कि उसी लड़की का कॉल आया है। वैन कॉल पर कहने लगती है कि प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सुनकर जिंची के डैड और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि लगता है उस लड़की को बुली किया जा रहा है। अब यहाँ पर वैन की मॉम तो उससे फोन ले लेती है कि वो पैसे मांगने के बजाय हेल्प मांग रही है। यहाँ पर जिंची के डैड और ग्रैंडपा उसे कहने लग जाते हैं कि तुम हमारी डॉटर इन लॉ को घर लेकर आओ। तभी यहाँ पर जू जिंची को बताता है कि उस लड़की ने आज मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ दी थी और बोली थी कि अब तुम दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर है। फिर यहाँ पर जिंची को पता लगता है कि वैन ने तो वो कार्ड ली ही नहीं। फिर वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि आखिर जिंची को उसने कैसे कांटेक्ट किया था और वहाँ पर कैसे बुलाया था। तो जू बताता है कि उसने क्लीनर के एडवर्टाइजमेंट डाला था ताकि कोई लड़की वहाँ पर आ जाए। तो ये सुनने के बाद जिंची को पता लगता है कि यानी वो उस दिन सच कह रही थी कि वो उस काम के लिए आई नहीं थी और उसने उसे गलत समझा था। जिंची यहाँ पर वापस से कॉल पे बात करने की कोशिश करता है पर वैन का कॉल कट जाता है। फिर जिंची जू को गुस्से में देखता है और उसके ग्रैंड पास भी, और वो सोच लेता है कि वो उस लड़की को बचाने जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होने देगा। दूसरी तरफ जिंची के मॉम और भाई तो उस पर बहुत गुस्सा हो चुके होते हैं कि उसकी वजह से उनका पूरा 2 लाख का नुकसान हुआ है और फिर ये लोग वैन को मारने वाले होते हैं। पर तभी यहाँ पर जिंची और तीनों ग्रैंड पास पहुंच जाते हैं। फिर वैन का भाई यहाँ पर जिंची को देख के डर जाता है और उसे कहता है कि उन लोगों को इसकी बातें झूठ लग रही थी कि ये बच्चा उसका है। तभी यहाँ पर वैन बेहोश हो जाती है तो जिंची उसे जल्दी से उठा लेता है और फिर वैन की मॉम और उसकी सिस्टर इन लोग कहने लगते हैं कि वो वैन को ऐसे नहीं लेके जा सकता है और वो लोग इससे पैसे मांगने लग जाते हैं। तो जिंची कह रहा है कि अच्छा तुम लोग को पैसे चाहिए। फिर वो अपने फ्रेंड जू को भेजता है और जू यहाँ पर वैन की मॉम का हाथ जलाकर उन्हें सबक सिखाता है। जिंची अपने फ्रेंड जू को इन सभी से डील करने का ऑर्डर देकर यहाँ से चला जाता है और फिर वो वैन को घर लाकर डॉक्टर से उसका चेकअप करवाता है। डॉक्टर बताती है कि बेबी तो ठीक है लेकिन वैन काफी कमजोर है और उसे प्रॉपर से खाना नहीं मिलता है। फिर जिंची को जानने के बाद बहुत बुरा लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैन को जैसे ही होश आता है तो तीनों ग्रैंड पा उसे देखकर कहने लग जाते हैं कि फाइनली इसे होश आ गया। वैन इन्हें देख के डर रही होती है तो जिंची कहता है कि आप तीनों इसे डराओ मत। तो यहाँ पर जिंची के ग्रेट ग्रैंडपा कहते हैं कि लड़की तुम डरो मत, हम लोग जिंची के फैमिली मेंबर्स हैं।
और ये बताओ कि तुम अभी कितने साल की हो? तो वैन कहती है कि 19। तो यहाँ पर इन तीनों को शौक लग रहा होता है कि हमारा वाला तो 29 का है और बेचारी लड़की तो कितनी छोटी है। ये लोग जिंशी को गुस्से में देखते हैं कि वो इतनी छोटी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वैन इन लोग को थैंक यू बोलने लग जाती है उन लोग की जान बचाने के लिए। तो तीनों ग्रैंडपास कहते हैं कि तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो, उल्टा इसमें तो हमारी गलती है और अब तुम जिंशी की बच्चे की मॉम बनने वाली हो, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहोगी। तभी यहाँ पर जिंशी इन तीनों से कहता है कि आप लोग बाहर जाओ, मैं अपने बच्चे की मॉम से बात करना चाहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम जा तो रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर वैन को डरा मत देना, ठीक है। और वो लोग बाहर तो चले जाते हैं पर बाहर से कान लगा के इन लोग की बातें सुन रहे होते हैं। जिंशी यहाँ पर वैन से पूछता है कि उसे ये बेबी क्यों नहीं चाहिए। तो वो बताती है कि अगर ये बेबी पैदा होगा तो उसे सब कोई बुली करेंगे। तो ये कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बच्चों के साथ वापस उस जगह पर जाने दूंगा जहाँ पर वो लोग तुम्हें बुली करें। एक्चुअली मेरे ग्रेट ग्रैंडपा बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि मेरा बेबी हो जाए, तो तुम अपनी कंडीशंस बता सकती हो, मुझे ये बेबी चाहिए। तो वैन कहने लगती है कि क्या मैं कोई भी शर्त बोल सकती हूँ। तो ये सोचने लगता है कि देखा ये भी वही सारी लालची लड़कियों की तरह है। ये पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहती है कि मुझे कॉलेज जाना है और साथ ही साथ मेरी एक और शर्त है कि क्या मैं हर महीने बच्चे को कम से कम एक बार मिलने आ सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं बस बच्चे से मिलूंगी और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जिंशी तो यहाँ पर शौक होता है कि वो तो समझ रहा था कि वो उसे पैसे मांगने वाली है, पर ये तो कुछ और ही बोल रही है। तभी तीनों ग्रैंड पास जो कि बाहर से सारी बातें सुन रहे थे वो अंदर आ जाते हैं और जिंशी से कहते हैं कि बेचारी बच्ची सिर्फ कॉलेज जाने के लिए बोल रही है, तो आखिर तुम उसके साथ इतना मतलबी क्यों हो रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। और वो उसे बाहर निकाल देते हैं और फिर ये लोग वैन से बात करते हैं। वैन के डैड कहते हैं कि मेरा बेटा मैं जानता हूँ बहुत ही गुस्से वाला है और तुमसे काफी बड़ा भी है, पर तुम फिक्र मत करो, देखना वो तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। फिर जिंशी के ग्रेट ग्रैंडपा ब्रेसलेट निकालते हैं और वैन को देने लगते हैं और कहते हैं कि अब से तुम इस घर की फैमिली मेंबर हो और ये तुम्हारा है। तो वैन को यहाँ पर बहुत ही खुशी मिल रही होती है कि वो लोग इसे अपना घर समझने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जिंशी बाहर आने के बाद अपने फ्रेंड जो से पूछता है कि क्या मेरा चेहरा बहुत ही गुस्से वाला है। तो इसका फ्रेंड जो कहता है कि हाँ आज तूने सच बोल दिया। तो जिंशी गुस्से में कहता है कि अब मैं जब अपनी वाइफ से मिलने जाऊंगा तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, नहीं तो तुम उसे डरा दोगे, ऐसा बोलकर ही चला जाता है। तो यहाँ पर जो हंसने लग जाता है कि कितना जेलस पर्सन है। फिर यहाँ पर तीनों ग्रैंड पास जिंशी से कहने लग जाते हैं कि वैन की फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसका भाई बस जुआ खेलता है और कोई काम भी नहीं करने जाता, और वैन की मॉम लड़की के आगे लड़के को फेवर करती है और उसकी सिस्टर इन लॉ तो बहुत ही मतलबी है, और ऐसी फैमिली में वैन का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर ये तीनों आपस में डिस्कस करते हैं कि बच्ची बहुत ही अच्छी है और वो पढ़ाई करना चाहती है तो हम उसे पढ़ने देंगे। और ये लोग जिंशी से कहते हैं कि उस बच्ची का फोन टूट चुका है तो तुम उसके लिए नया फोन लेकर आओ। और ये तीनों आपस में डिस्कस करते हैं कि अभी उस बच्ची को रेस्ट की जरूरत है तो हम उसे काफी रेस्ट करने देंगे। और फिर जिंशी के ग्रेट ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि तुम ना थोड़ा स्माइल किया करो और इतना कोल्ड फेस बना के हर वक्त मत घुमा करो, नहीं तो वो लड़की भी तुमसे डर जाएगी। फिर इसके बाद जिंशी तीनों ग्रैंडपास के साथ वैन को लेकर शॉपिंग कर जाता है और वो तो बस बैठकर देख रहा होता है और ये तीनों ग्रैंडपास यहाँ पर वैन के लिए सारी चीजें खरीद रहे होते हैं। पहले वो लोग उसके लिए बहुत ही महंगा फोन चूज करते हैं जिसके लिए वैन मना कर रही होती है, और फिर यहाँ पर तीनों उसे अपनी अपनी पसंद के कपड़े चूज करके देने लगते हैं कि तुम पर ये अच्छा लगेगा। पर वैन जब इन लोग का प्राइस देखती है तो सब बहुत ही महंगे होते हैं तो ये मना करने लगती है। तभी जिंशी कहता है कि फिक्र मत करो, ये पूरा मॉल मेरा है तो तुम जो चाहे वो ले सकती हो। और फिर उसके बाद ये तीनों ग्रैंड पास जिंशी को अलग अलग ड्रेस ट्राई करने के लिए भी भेजते हैं। अभी यहाँ पर जिंशी जैसे ही वैन को इतना तैयार देखता है तो वो भी स्माइल करने लगता है। फिर इसके बाद जिंशी बिल पे करने के लिए जाता है और वैन के लिए और भी रखी हुई सारी ड्रेस को पैक करने के लिए बोल रहा होता है, तो वो मना करती है कि इतनी सारी ड्रेस का मैं क्या करूंगी, इतनी सारी नहीं चाहिए। तभी तीनों ग्रैंड पास यहाँ पर उसके लिए अपनी अपनी पसंद का पर्स लेकर आ जाते हैं और उसे कहने लग जाते हैं कि अब वो कॉलेज जाया करेगी या कहीं बाहर जाएगी तो उसे पर्स की जरूरत होगी। पर वैन जैसी प्राइस देखती है तो इतना ज्यादा प्राइस देखकर वो मना करती है, पर ये लोग तो इतने खुश होते हैं उसके लिए चूज करने में और बिल बनाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए और अच्छे से चूज करके लाते हैं। वैन तीनों ग्रैंड पास की वजह से इतनी खुश होती है कि वो तीनों उसे कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और ये सोचती है कि क्या कभी ये इन लोगों को रिपे कर पाएगी। फिर इसके बाद मेड वैन के लिए न्यूट्रिशन वाला खाना लेकर आती है, तो ये सारा देखकर वो कहती है कि इतना सबकी क्या जरूरत थी। तो बताती है कि वो तीनों ओल्ड मैन का ऑर्डर है कि जिंशी ने पहली बार किसी लड़की को घर लाया है तो वो उसका अच्छे से ख्याल रखने वाले हैं। वैन को शौक लग रहा होता है कि वो पहली है। फिर हम देखते हैं कि वैन घर की साफ सफाई के काम करने लग जाती है। जैसी मेड ये देखती है तो सभी मेड्स उसे रोकने लग जाती है कि आखिर वो ये क्या कर रही है। वो लोग कितनी डर जाती है और वैन को जल्दी से रेस्ट करने के लिए भेजती है। फिर यहाँ पर मेड इस बारे में तीनों ग्रैंडपास को बता देती है। पहले तो जिंशी के डैड को जैसे ही पता लगता है तो वो तुरंत ही अपना जो चेस खेल रहे होते हैं वो छोड़कर निकलते हैं। दूसरी तरफ जिंशी के ग्रैंडपा योगा कर रहे होते हैं और जैसे ही वो मैसेज देखते हैं तो वो तुरंत ही निकलते हैं। और यहाँ जिंशी के ग्रेट ग्रैंडपा जो कि हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए थे वो भी ये मैसेज देखने के साथ ही तुरंत ही घर के लिए निकलते हैं। और फिर यहाँ जिंशी जो कि अपने ऑफिस में होता है जैसे वो ये मैसेज देखता है तो वो भी घर आने के लिए निकलता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वैन प्लांट्स को पानी दे रही होती है, तभी मेड उसे रोकने लग जाती है कि उसे ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है और वो उसे पाइप ले लेती है।
अब तभी यहाँ पर वैन का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर इतने में जिनशी आकर उसे गिरने से बचा लेता है। तो इन दोनों को ऐसे साथ देखकर तीनों तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, यंग लोगों को ऐसे ही साथ रहना चाहिए तो अच्छा लगता है। वैन पूछती है कि आप लोग अचानक से घर आ गए, तो जिनशी के डैड बताने लगते हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ यहाँ घर के काम कर रही है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। तो वैन कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारे काम तो मैं अपने घर में करा ही करती थी। तो ये तीनों से कहते हैं कि अब उसे यहाँ पर ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वैन यहाँ पर हेल्दी रहे। तो वैन मान जाती है कि ठीक है, मैं आप लोग की बात सुनूंगी। फिर ग्रैंडपा जिनशी से कहते हैं कि अब तुम वैन को लेकर जाओ और उसका ड्रेस चेंज करवाने में हेल्प कर दो। तो जिनशी तो यहाँ पर वैन को उठा के लेके जाता है और वो बहुत ही शर्माने लगती है। फिर वैन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो सोचती है कि फैमिली होना ऐसा होता है, आज पता चल रहा है। अब तभी इतने में वैन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने उन लोगों को हायर करवाई थी हमें मारने के लिए, तुम्हें पता भी है हमारी क्या हालत हो गई है, तुम्हारे भाई को तो इतनी चोट आ गई है और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी काफी डरी हुई है, इसलिए अब हमें इन सब के पैसे चाहिए। तो उस मिस्टर जिनशी से हमें 10 मिलियन लेके दो और साथ ही साथ एक विला भी। तो जिनशी कहती है कि 10 मिलियन और एक विला, क्या आप लोग पागल हो गए? और वैसे भी मिस्टर जिनशी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उनसे कैसे मांग सकती हूँ। तो वैन की मम कहती है कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाली हूँ, हमें पैसे तो चाहिए। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी यहाँ पर जिनशी बैठा होता है और वो वैन से पूछता है कि तुम किससे कॉल पे बात कर रही थी। तो वो इसे नहीं बताती है और कहती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये मेरा घर है तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। और फिर वो वैन की क्लोज जाने लगता है। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे नजदीक नहीं आ सकते, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये कहता है कि मैं इतना भी ज्यादा बुरा नहीं हूँ कि एक प्रेग्नेंट वुमेन में इंटरेस्टेड होऊंगा। तो ये सोचती है कि अगर वो इतना बुरा नहीं होता तो उसके साथ उस रात ये सब करता ही नहीं। फिर जिनशी यहाँ पर वैन को अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसमें अनलिमिटेड पैसा है, वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है। तो वो मना करने लगती है कि मुझे नहीं चाहिए, पर ये उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूंगा। ऐसा बोलकर चला जाता है। फिर वैन यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने पहुंच जाती है और मैनेजर उससे पूछता है कि वो काम करने क्यों आई। तो बताती है कि अभी मेरे 3 दिन बचे हुए हैं तो मैं वो कंप्लीट करके अपनी सैलरी लेकर जाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर सभी लड़कियाँ इससे पूछने लगती है कि आखिर उसका मिस्टर जिनशी के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि उसने इन लोगों की आधी सैलरी काट लिया और मैनेजर तक को फाइन पड़ा। तो दूसरी लड़की कहती है कि कुछ रिलेशन हो ही नहीं सकता है, जरूर बस उस वक्त बॉस यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए होंगे और वो तो कोइंसिडेंस था कि उन्होंने इसकी हेल्प कर दी। कहने लगते हैं कि मिस्टर जिनशी ने तुम्हारी हेल्प करे, इसका ये मतलब मत समझना कि तुम उन्हें सेड्यूस कर सकती हो, और अच्छा है कि तुम अपनी असली जगह पर वापस आ चुकी हो, तो अब यहाँ पर काम करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनशी एक बहुत ही फेमस कॉलेज में प्रिंसिपल से बात करने गया होता है के एडमिशन के लिए, पर यहाँ पर प्रिंसिपल तो वैन का प्रोफाइल देखते ही बता देते हैं कि ये लड़की तो टॉप स्टूडेंट है और इसका हमारे कॉलेज में एडमिशन भी हो चुका था, पर पता नहीं क्यों फिर वो ड्रॉप आउट होकर चली गई और यहाँ पर आई नहीं। तो जिनशी प्रिंसिपल से बात कर लेता है कि फिर मेरी वाइफ नेक्स्ट वीक से ही यहाँ पर स्टडी के लिए आएगी। फिर यहाँ पर जिनशी को घर से मेड की कॉल आती है और वो बताती है कि बॉस आपकी वाइफ कहीं बाहर चली गई है और आपका दिया हुआ कार्ड भी छोड़कर गई है। फिर जिनशी तो यहाँ पर समझ जाता है कि जरूर वो काम के लिए चली गई होंगी और ये अपने फ्रेंड को कार रेडी करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने लग जाती है तो ये सारे लोग उसे बुली करने लगते हैं और फिर एक मैन यहाँ पर वैन को टच भी करने लग जाता है कि उसे बहुत मैन चाहिए रहते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जिनशी पहुंच जाता है और इसे पंच मारते हुए सभी को चिल्लाता है कि वो उसकी वाइफ को हाथ कैसे लगा सकते हैं और उसे कैसे बुली कर सकते हैं। ये जानकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर जिनशी यहाँ पर इन लोगों को अपने गार्ड्स के जरिए पकड़ लेता है और फिर वो वैन को सिखाने लगता है कि वो इन लोगों से अपना बदला ले। वो समझाता है कि अगर तुम दूसरों के सामने इतनी कमजोर बिहेव करोगी तो वो तो तुम्हें बुली करते रह जाएंगे और अगर तुम स्ट्रांग बनोगी तो ही वो रुकेंगे। फिर यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ के इन लोगों को स्लैप मार के दिखाता है कि ऐसे मारो और पूछता है कि क्या तुम सीख गई। तो वो कहती है कि हाँ और फिर वो दूसरी बार खुद ही स्लैप मारती है और फिर जिनशी यहाँ से वैन को लेकर चला जाता है और अपने फ्रेंड जो को बाकियों से डील करने के लिए बोल देता है। फिर जिनशी यहाँ पर वैन से पूछता है कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिया था क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं थे जो तुम यहाँ पर काम करने आ गई। तो ये कहती है कि वो बहुत सारे पैसे लेकिन वो तुम्हारे हैं और मैं खुद को कॉन्फिडेंट देने के लिए अपना इंडिपेंडेंट रहकर कमाना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो तुम्हें अच्छे से स्टडी करनी चाहिए और अपना स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। तो ये खुश होकर पूछती है कि यानी तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं अब कॉलेज जा सकती हूँ। तो वो बताने लगता है कि मैं अभी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके ही आ रहा हूँ और उन्होंने कहा है कि उनके पास अभी भी तुम्हारा स्टूडेंट स्टेटस रखा हुआ है और क्योंकि तुम्हारा एडमिशन पहले से वहाँ पर था तो तुम जा सकती हो। फिर वैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से जिनशी को हक कर लेती है। फिर वो भी उसे हक करने वाला होता है, इतने में वो दूर होती है और कहती है कि सॉरी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। अब क्योंकि जो तो अंदर उन लोगों को मार रहा होता है तो उन लोग की चीखने की आवाज आने लगती है और वैन पूछती है कि आखिर वो आवाज क्यों कर रहे हैं। तो जिनशी इसे बहाना करते हुए बता देता है कि वो लोग बहुत ही खुश हो गए क्योंकि जू ने उन लोग को छोड़ दिया होगा। फिर जिनशी कार में वैन को बैठने के लिए बोलता है और वो खुद ही कार ड्राइव करके लेके जाता है और अपने फ्रेंड जू को यहीं पर ही छोड़ देता है
और उसे कहता है कि वो खुद वॉक करके आ जाए। फिर इसके बाद जिनशी वैन को घर लाने के बाद डॉक्टर से उसका चेकअप करवाता है और डॉक्टर यहाँ पर वैन की सारी चोट पर मेडिसिन लगा देती है। और फिर यहाँ पर जिनशी का फ्रेंड जो उसे आकर बताता है कि बहुत सारा काम हो चुका है और जैसे कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो हमने बिना खून बहाए ही सबसे डील कर लिए, तो अब हम बस गॉड से प्रे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर वैन को जिनशी के पास जाना होता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड जो से पूछता है कि क्या मेरे ऊपर से सिगरेट की स्मेल आ रही है। तो जो कहता है कि क्यों ना तो ये मिस वैन से ही पूछ लेना। फिर जिनशी वैन की रूम की तरफ जा रहा होता है, तभी मेड उसे बताती है कि डॉक्टर को जल्दी में जाना पड़ गया और वो मिस वैन को ठीक से मेडिसिन नहीं लगा पाई, तो उन्होंने हमें बता दी है कि कैसे लगाना है और वो देकर गई है। फिर जिनशी यहाँ पर वैन के पास आता है और उसे अपना कपड़ा हटाने बोलता है मेडिसिन लगाने के लिए। तो वैन उसे मना करने लग जाती है कि वो मेड से लगवा लेगी या फिर वो खुद लगा लेगी। तो ये कहता है कि नहीं, मेड अभी बिजी है और तुम खुद नहीं लगा पाओगी, इसलिए आप जल्दी हटाओ, मैं लगा देता हूँ। फिर वैन को इसकी बात माननी पड़ती है और जिनशी उसे अच्छे से मेडिसिन लगा देता है और तभी वैन उसे स्लो से लगाने के लिए बोल रही होती है। इतने में इन लोग की सारी बातें तीनों ग्रैंडपास बाहर से सुन रहे होते हैं और उन लोगों को लग रहा होता है कि वो दोनों का अंदर रोमांस चल रहा है और तो ये लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं कि इससे हमें कम से कम ये तो पता चल गया कि जिनशी को लड़की पसंद है। फिर जिनशी वैन को मेडिसिन लगाने के बाद उससे कह देता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, मुझे मिस्टर मत बोला करो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वैन की मॉम उसे कॉल करके चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, तुम्हें अपनी फैमिली की कोई पड़ी ही नहीं है। वैन कहती है कि आप लोगों ने कभी मुझे अपनी फैमिली माना ही नहीं, तो अब आप लोग को क्या है। तो यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ फोन लेकर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम इतने दिन से हमारे घर पे फ्री में खा रही थी और अब तुम इतने अमीर घर में चली गई हो तो हमें पैसे नहीं दे रही हो, ऐसे नहीं चलने वाला है। वैन को इन लोगों की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है और वो कॉल कट कर देती है और फिर अपने आप को समझाने लगती है कि मुझे अब बस कॉलेज जाना है और अच्छे से पढ़ाई करके स्किल सीखनी है। फिर नेक्स्ट डे वैन तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकल रही होती है और तीनों ग्रैंडपा से कहती है कि मैं अब कॉलेज जाती हूँ। तभी वो लोग इसके लिए बहुत सारी ड्रेस मंगवाते हैं और मेड बताती है कि तीनों ग्रैंडपास का ऑर्डर है कि आज उसके कॉलेज का फर्स्ट डे है तो वो कोई अच्छी सी लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस पहन के जाए। तो वैन मना करती है कि नहीं, मैं सिंपल ड्रेस पहनकर ही कॉलेज जाना चाहती हूँ। तभी जिनशी के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपने बॉडीगार्ड को भी भेज देता हूँ ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जिनशी के ग्रैंडपा यहाँ पर वैन को टिफिन देने लगते हैं और कहते हैं कि ये न्यूट्रिशन वाला सूप है, इसे जरूर पीना। ग्रेट ग्रैंडपा कहते हैं कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ शेफ को भी भेज देता हूँ क्योंकि तुम कॉलेज के कैफे वाला खाना मत खाना, तुम्हें हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। तो वैन कहती है कि अरे ये सब की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तो यहाँ पर जिनशी के डैड फिर भी कहने लगते हैं कि तुम एक को तो लेकर जाओ, ये तुम्हारा बैग पकड़ लेगा। तो यहाँ पर जिनशी बताने लगता है कि मैंने एक शेफ को अरेंज कर दिया हूँ जो कि तुम्हारे कॉलेज के खाने का इंतजाम करेगा। और वो इन तीनों से कह देता है कि बॉडीगार्ड को तो कॉलेज में एंट्री मिलेगी ही नहीं। फिर वैन जल्दी से बाहर चली जाती है, नहीं तो ये तीनों ग्रैंडपा उसकी और केयर करते रह जाएंगे। अब तभी हम देखते हैं कि वैन की मॉम और उसका भाई और उसकी सिस्टर इन लॉ उसके घर के बाहर यहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि कितने बड़े विला में रह रही है। तभी इतने में वैन बाहर आ जाती है और ये लोग सोचते हैं कि ये आसानी से हमें 10 मिलियन तो दे ही सकती है पर दे नहीं रही है। फिर ये लोग चुपके से वैन के पास जाने वाले होते हैं। इतने में यहाँ पर बॉडीगार्ड्स इन तीनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें यहाँ से दूर लेके जाने लगते हैं कि विला के आसपास ऐसे फालतू लोग नहीं नजर आने चाहिए। जिनशी यहाँ पर वैन से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों निकल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कैंपस में ही रुकने का सोच रही हो। वैन कहती है कि क्या मैं रुक सकती हूँ, फिर मेरी स्टडी के लिए ईजी होगा। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, चलो तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो कार में बैठकर जिनशी से कहती है कि वैसे तुम्हें मुझे कॉलेज छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस से भी जा सकती हूँ। तो ये कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, मैं तो अपने तीनों बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ। तो चलो अब मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए जल्दी से सीट बेल्ट पहन लो। फिर इसके बाद वो इसे कॉलेज के सामने ले आता है और जिनशी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देखकर बहुत ही खुश होने लगती है और इसे बाय बोलकर निकलने वाली होती है। तभी अचानक से जिनशी तो उसके बहुत ही क्लोज चला जाता है और फिर उसे लंच बॉक्स देते हुए कहता है कि ये तो तुम भूल गई थी। फिर वैन जल्दी से कार से बाहर निकलकर जाने लगती है और तभी कुछ लोगों से देखते हुए बातें करते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, इतनी लग्जरी कार में से निकल रही है। फिर हम देखते हैं कि जिनशी तो यहाँ से जाते हुए वैन के बारे में सोचकर स्माइल करने लगता है और वैन यहाँ अपनी क्लास में पहुंच कर सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगती है। तभी एक लड़की तो सभी को बताने लगती है कि यही वो लड़की है जो आज लग्जरी कार में से बाहर निकली थी। फिर यहाँ पर वैन की पुरानी हाई स्कूल क्लासमेट भी उसे देखकर पहचान जाती है कि वो तो बहुत ही गरीब है। तभी यहाँ पर वैन के पास कुछ स्टूडेंट आकर उसे बात करने लगते हैं कि वो जिस लग्जरी कार से कॉलेज आई थी वो कितनी ज्यादा महंगी थी। और एक लड़का यहाँ पर वैन से उसका नंबर मांगने लगता है कि वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है। तभी वैन याद करती है कि मेड ने उसे जिनशी के बनाए हुए सारे रूल्स बताए थी कि जब वो कॉलेज जाएगी तो उसे ये सारे रूल्स फॉलो करने कि पहला तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर खाना वगैरह खाना है और साथ ही साथ वो कॉलेज में लड़कों के साथ नहीं घूम सकती। वैन इस बारे में मेड से पूछती है कि ये कैसा रूल है, आखिर फ्रेंडशिप वगैरह तो चलती ही ना। तो मेड बताती है कि ये सारे रूल्स बॉस की तरफ से। अब तभी वैन के पास यहाँ पर दो लड़कियां आकर उसे बताने लगती है कि क्या तुमने हमें पहचानी,
हम लोग तुम्हारी पुरानी हाई स्कूल क्लासमेट्स हैं। तो यहाँ पर वैन इन दोनों को पहचान जाती है। फिर ये लोग उससे बात करने लगती है और उसे पूछती है कि वैसे स्कूल टाइम में तो वो बहुत ही गरीब हुआ करती थी, तो अब वो इतनी अमीर कैसे हो गई। तो ये कहती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। फिर ये जानने के बाद तो इन दोनों को बड़ी खुशी मिल रही होती है और ये लोग वैन से कहती है कि वैसे अभी जल्दी ही क्लास रियूनियन पार्टी होने वाली है, तो तुम्हें भी वहाँ पे जरूर आना होगा। और फिर ये लोग वैन से हाँ बुलवा ही लेते हैं और फिर दोनों जन मिलकर क्लास रियूनियन पार्टी के लिए सभी को बुलाने लगती है और कॉल पर डिस्कस कर रही होती है कि वैन का ये लोग बड़ा मजाक उड़ाने वाले और इन लोग को बहुत मजा आएगा। फिर वैन घर आने के बाद जिनशी को क्लास रियूनियन पार्टी के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या मैं जा सकती हूँ। उन लोगों ने मुझसे हाँ करवा ली है और वैसे तो मुझे एक लड़की ने इनवाइट करी है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि पार्टी में सभी स्टूडेंट्स आएंगे तो लड़के भी होंगे। तो जिनशी कहता है कि मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी कि तुम फ्रेंड्स मत बनाओ। तो वो पूछती है कि उसने ही तो ऐसा रूल रखा था। तो जिनशी जल्दी से अपनी मेट को इशारा करके उसे बुलवा देता है कि उसने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया। फिर वो अपनी मेट से कह देता है कि वैन को पार्टी में जाने के लिए अच्छे से तैयार कर दो। फिर यहाँ पर मेट्स वैन के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आती है, ज्वेलरीज, और फिर ये लोग उसकी पसंद पूछने लगते हैं कि वो क्या पहनना चाहेगी। तो वैन यहाँ पर मना कर रही होती है कि वो सिंपल होना चाहती है, पर मेट्स कहती है कि नहीं, वो उसको अच्छे से तैयार करके ही रहेंगे। तभी ये सारी चीजें जिनशी और उसका फ्रेंड जो सुन रहे होते हैं और जो कहता है कि अच्छा तू अपनी वाइफ को अच्छे से तैयार करवाना चाहता है उसे क्लासमेट्स को दिखाने के लिए। ऐसा बोलकर ये इसे जेलस करवाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जिनशी यहाँ पर शावर लेकर बाहर आता है। तभी इतने में वैन यहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम बाथरूम में हो। तभी वो इसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम किस काम के लिए आई थी। तो ये बताती है कि वो पीछे का बटन बंद नहीं कर पा रही है, तो वो मेड से हेल्प लेना चाहती थी पर वो भी बिजी है। फिर ये जिनशी से कह देती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वो उसे पीछे मुड़ने को कहता है और उसका बटन बंद करने लगता है। फिर वैन कहती है कि मुझे तुमसे एक चीज डिस्कस भी करनी थी कि अब से मैं कॉलेज अकेले चली जाया करूंगी, तुम मुझे छोड़ने मत जाना। तो ये पूछता है कि इसका रीजन क्या है। तो वो कहती है कि उसकी कार से अगर वो रोज कॉलेज जाएगी तो सभी लोग उसके बारे में ही बात करेंगे और फिर वो उसके और अपने रिलेशनशिप के बारे में उन लोग को क्या बताएगी। तो जिनशी वैन को अपने क्लोज करके पूछता है कि क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को एडमिट नहीं करना चाहती हो। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि हम दोनों दो अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। तो ये उसे और क्लोज करता है और पूछता है कि क्या दो अलग दुनिया वाले लोग ऐसे क्लोज होते हैं। तो ये कहती है कि मैं पार्टी में जाने के लिए लेट हो रही हूँ, ऐसा बोलकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वैन के सभी क्लासमेट्स रियूनियन पार्टी में पहुंच जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अभी तक वो आई क्यों नहीं, और ये लोग उसकी बेइज्जती करने का ही सोच रहे होते हैं कि ये लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे क्योंकि वो एक फैक्ट्री में काम करती है और जरूर अपने फैक्ट्री वाले यूनिफॉर्म यहाँ पर पहन के आएगी। फिर जैसे यहाँ पर वैन पहुंचती है तो ये लोग तो उसे देखते ही रह जाते हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है और फिर ये लोग तो उससे बात करना चाह रहे होते हैं और फिर वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाती है जिसने यहाँ पर इसे इनवाइट करी थी, क्योंकि वो तो बस इसे एम्बेरस करना चाहती थी। दूसरी तरफ घर पे यहाँ जिनशी वैन के बारे में सोचने में लगा होता है और वो अपने फ्रेंड जो से पूछता है कि आखिर दो अलग दुनिया का मतलब क्या होता है। तो जो इसे एक्सप्लेन करने लग जाता है और फिर जिनशी यहाँ पर वैन को मैसेज करता है कि बाहर बारिश हो रही है और तुमने अम्ब्रेला भी नहीं लेकर गई होंगी। फिर ये तुरंत ही वैन को पिक करने जाने के लिए यहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होटल के बाहर सभी क्लासमेट्स खड़े होते हैं और ये लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कुछ लड़कियां वैन से पूछती है कि उसकी फैक्ट्री की सैलरी तो इतनी ज्यादा होगी नहीं, तो आखिर उसने इतने महंगे कपड़े कैसे पहनी है। और वो लोग इसके बारे में कुछ भी बोल जा रहे होते हैं। तो ये पूछती है कि तुम लोग के कहने का क्या मतलब है। लिन कहती है कि तुम इतनी गरीब हो लेकिन तुमने ये महंगे कपड़े इसलिए पहनी हो क्योंकि तुमने किसी रिच ओल्ड मैन को फंसाई होंगी और तभी तो तुम्हें कॉलेज में भी एडमिशन मिल पाया क्योंकि उस ओल्ड मैन ने ये सब किया। तभी इतने में यहाँ पर जिनशी अम्ब्रेला लेकर आया होता है और इसे देखकर सब बातें करने लगते हैं कि आखिर ये हैंडसम लड़का कौन है। जिनशी वैन को अपना हाथ देने लगता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तभी इतने में वैन की क्लासमेट्स उससे पूछने लगती है कि आखिर ये हैंडसम लड़का तुम्हारा है कौन, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वैन ये सुनकर रुक जाती है। तभी जिनशी उन लोग को बताता है कि मैं इसका फियांसी हूँ। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के अपने पास करता है। फिर ये सभी क्लासमेट्स वैन से जेलस होने लगती है कि आखिर उसके पास इतना हैंडसम फियांसी कैसे, और वो लोग जिनशी से कहने लगते हैं कि हैंडसम लड़के तुम्हें क्या ये गरीब फैक्ट्री गर्ल पसंद है। तो जिनशी इन लोग को बातें सुनाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या है क्या नहीं, वो उसे पसंद करता है। ऐसा बोलकर वो वैन को लेकर चला जाता है। फिर लिन यहाँ पर सभी से कहती है कि क्या फायदा उसके हैंडसम होने का, वैसे भी है तो वो एक गरीब लड़का ना, देखो उसके पास कोई कार भी नहीं थी और ये वैन कितनी ज्यादा चालाक लड़की है, इसने पैसे के लिए किसी ओल्ड मैन को भी फंसाई हुई है और साथ ही साथ एक गरीब बॉयफ्रेंड भी रखी हुई है। फिर यहाँ कार से जाते हुए वैन जिनशी को देखकर स्माइल करने लगती है कि उसने उन लड़कियों को ये नहीं बताया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, बल्कि बताया कि वो उसका फियांसी है। फिर नेक्स्ट डे जब वैन क्लास में आती है तो सभी लोग उससे जेलस होकर इस बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि वैन ने किसी रिच ओल्ड मैन को भी फंसाई हुई है पैसों के लिए और साथ ही साथ एक बॉयफ्रेंड भी रखी हुई है। तभी एक लड़की यहाँ पर वैन की साइड लेते हुए उन लोगों को चिल्लाती है कि आखिर उसके बारे में वो लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। फिर वैन इस लड़की को थैंक यू बोलती है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये बस तुमसे जेलस हो रहे हैं इसलिए तुम्हारे बारे में ये सब कह रहे हैं। और फिर शू यहाँ पर वैन की फ्रेंड बन जाती है और ये सब देख कर लिन को गुस्सा आती है कि बढ़िया ही उसकी साइड लेने वाली। फिर हम देखते हैं कि वैन यहाँ घर पे होती है और वो शू से ही मैसेज पर बात कर रही होती है। तभी जिनशी जैसे घर आता है तो मेट कहने लगती है कि मास्टर आप घर आ गए।
पर वैन तो ये सुनती ही नहीं और वो अपने फोन में ही लगी होती है। तो जिनशी वापस से आता है और मेडू से वापस से कहती है कि मास्टर आप घर आ गए। पर ये देखता है कि वैन तो उसे देख ही नहीं रही है और फुल इग्नोर मार रही है। फिर ये उसके फोन में झांकने लगता है और पूछता है कि क्या तुमने नए फ्रेंड्स बना लिए हो। तो ये बताती है कि हाँ, आज मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई और तुम देख सकते हो मैं लड़की से बात कर रही हूँ, कोई लड़के से नहीं। तो जिनशी कहता है कि मैं क्यों देखूंगा, मैं तुम्हारा पेरेंट्स थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। तो ये कहते हैं कि ठीक है फिर, और फिर से वो अपने फोन में लग जाती है। तो ये सोचता है कि ये सच में मुझे इग्नोर कर रही है। फिर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वैन की मॉम और उसका भाई सिस्टर इन लॉ फिर से यहाँ पर विला के बाहर आ जाते हैं और तभी यहाँ पर लेन इन लोग को देख लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनशी यहाँ पर गुंडों को मारने गया होता है और तभी जूही से पूछता है कि आखिर तुझे किसने गुस्सा दिला दिया जो तू यहाँ पर अपना गुस्सा इन लोगों को मार के निकाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी वो लिटिल रैबिट अब कॉलेज जाने के बाद तुझे भूल चुकी है इसलिए तू गुस्सा है। देख अब तुझे तो और केयरफुल रहना पड़ेगा। अब वो रोज कॉलेज जाएगी और हैंडसम लड़कों से मिलेगी, तो क्या पता उनमें से उसे कोई पसंद आ जाए और वो तुझे भूल जाए। ये सुनकर जिनशी जेलस होता है और कहता है कि मैं कॉलेज जाऊंगा। एक्चुअली प्रिंसिपल ने मुझे वहाँ पर एक लेक्चर के लिए इनवाइट किया था तो मैं आज जा सकता हूँ। फिर यहाँ वैन जब कैंपस में पहुंचती है तो सभी लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही थी। वैन को पता लगता है कि उसकी मॉम, भाई और सिस्टर इन लॉ यहाँ पर सभी के सामने उसके बारे में हंगामे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है और उन लोगों को छोड़कर किसी रिच ओल्ड मैन के पास रह रही है और मजे की लाइफ एंजॉय कर रही है। वैन यहाँ पर इन लोग को रोकने की कोशिश करती है कि आखिर वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं और ये सब झूठ क्यों फैला रहे हैं। फिर सभी वैन के बारे में बुराई करने लगते हैं कि वो कितनी बड़ी मिस्ट्रेस है। यहाँ पर वैन की सिस्टर इन लॉ नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और वो वैन के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है और फिर वैन का भाई उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ को चोट पहुंचा दी हो, इसलिए मिस्टर जिनशी को बोलो कि वो हमें पैसे दे। तो वैन कहती है कि आप लोग मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो लीन और उसकी फ्रेंड्स कहने लगती है कि ये लोग तुम्हारे बारे में सच कह रहे हैं, तुमने सच में किसी ओल्ड मैन को फंसाई हुई हो। तभी हम देखते हैं कि जिनशी यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आया होता है और वो सारी चीजें सुनने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर लीन वैन से कहती है कि आखिर वो ओल्ड मैन है कौन, हम भी तो देखे। तो यहाँ पर जिनशी अपनी एंट्री मारता है और कहता है कि मैं ही वो ओल्ड मैन हूँ। वैन जल्दी से उसके पास जाती है। लिन कह रही होती है कि ये तो वही गरीब लड़का है ना। तभी यहाँ पर कुछ लोग तो जिनशी को देखकर पहचान जाते हैं कि वो तो इस शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर जिनशी है। फिर ये लोग बातें करने लगते हैं कि ये वैन का फियांसी है। फिर लिन ये सुनने के बाद भी कहती है कि अगर ये रिच बंदा है तो क्या हुआ, क्या ये इसकी मदद से अपनी फैमिली को ऐसे मार सकती है। वैन यहाँ पर जिनशी से कहती है कि मैंने इन्हें नहीं मारी हूँ। तो कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। वैन का भाई उसे कहता है कि तुमने अपनी सिस्टर इन लॉ को चोट पहुंचाई हो, इसलिए मिस्टर जिनशी को हमारी मेडिकल फीस भरनी पड़ेगी। फिर जिनशी सिस्टर इन लॉ से पूछता है कि क्या तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है और तुम उठ नहीं पा रही हो। तो वो और एक्टिंग करने लग जाती है कि हाँ, वैन ने मुझे इतना तेज गिराई है कि अब मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ और लगता है अब मेरा बच्चा यहीं पर ही मर जाएगा। तो यहाँ पर जो पहुंच जाता है और कहता है कि नहीं, बच्चे को मैं ऐसे मरने नहीं दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारी डिलीवरी कर देता हूँ। और ये गार्ड्स को बुलाकर कहता है कि इसे पकड़ो, अभी हम तुम्हारा बेबी निकालते। फिर ये डर जाती है और उठकर यहाँ से भाग लेती है। फिर जिनशी सभी को प्रूफ करके दिखा देता है कि देखा ना, उसे कोई पेन नहीं हो रहा था और वो ये सारे बस ड्रामे कर रही थी वैन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। तो इसलिए अब कोई भी मेरी होने वाली वाइफ के बारे में कुछ भी झूठे रूमर्स फैलाएगा ना तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वैन का भाई जिनशी से कहता है कि तुम्हें मेडिकल फीस नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अगर अब तुम वैन से शादी करने वाले हो तो तुम्हें हमें ब्राइड प्राइस देना पड़ेगा। तो जिनशी इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोगों ने वैन का नाम खराब करने की कोशिश की और इसके ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगाए और इसे मारने की भी कोशिश की, तो तुम जैसी फैमिली को लगता है कि मैं तुम लोग को ब्राइड प्राइस दूंगा। फिर गार्ड्स यहाँ पर वैन की मॉम और उसके भाई को पकड़ लेते हैं और जिनशी पूछता है कि तुम इनसे कैसे डील करना चाहती हो। तो वैन अब कह देती है कि ये लोग मेरी फैमिली नहीं है, तो तुम चाहे इनसे जैसे डील कर लो। फिर वैन यहाँ से जाने लगती है और जिनशी अपने गार्ड्स को उन्हें सबक सिखाने के लिए ऑर्डर दे देता है। फिर वैन को रोता हुआ देखकर जिनशी पूछता है कि क्या मैंने अच्छे से डील नहीं किया। तो ये कहती है कि नहीं, तुमने सब सही किया। तो जिनशी कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, फिर तुम अच्छा फील करोगी। फिर वैन को बैठकर सोने में जम नहीं रहा होता है तो जिनशी उसे अपने पैर पर सर रखने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वैन बुरा सपना देखकर उठती है तो जिनशी उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहीं पर ही हूँ। फिर वैन को जैसे ही पता लगता है कि ये उसका रूम है तो ये जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि मैं अपने रूम में जाती हूँ। तो जिनशी यहाँ पर उसके क्लोज जाता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती क्योंकि वो उसके रूम में रहेगी, तभी तो वो उसका ठीक से ख्याल रख पाएगा। वैन उसे डर रही होती है तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला नहीं हूँ, तुम आराम से सो सकती हो। फिर नेक्स्ट डे वैन कॉलेज जाती है तो उसे पता लगता है कि लिन और वो लड़की यहाँ से कॉलेज से निकाले जा चुके हैं और अब कोई भी यहाँ पर वैन के बारे में झूठी रूमर्स नहीं फैला रहा होता है और सब उससे अच्छे से बात करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वैन की फ्रेंड शू से पूछ रही होती है कि आखिर वो जिनशी से मिली कैसे थी और उन दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हो गई। तभी यहाँ पर जिनशी वैन से मिलने के लिए कॉलेज आया होता है और वो उसकी सीट के पीछे ही बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वैन शू को बताती है कि वो लोग कोइंसिडेंटली मिल गए थे। तभी जिनशी की आवाज सुनकर सभी क्लासमेट्स बाहर चले जाते हैं क्योंकि वैसे भी छुट्टी होने का टाइम हो गया होता है। फिर जिनशी यहाँ पर वैन को किस करने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है तो वो कहती है कि हम लोग क्लासरूम में
पर फिर भी वो उसे किस कर लेता है। तो ये कहती है कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो जिनशी पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और मेरा तुम्हारे साथ होना तुम्हें पसंद नहीं आता। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। ये पूछता है कि अब तुम कॉलेज में फ्रेंड्स बना चुकी हो तो तुम मेरे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करती। तो ये बताती है कि वो ऐसा जानबूझ के करती है क्योंकि वो दोनों अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, तो एक दिन वो उससे अलग हो ही जाएगी, इसलिए वो पहले से इसकी आदत डाल रही थी। ये सुनने के साथ ही जिनशी यहाँ पर वैन को अपने क्लोज करता है और उसे कहता है कि वो दोनों कभी अलग होने वाले नहीं है। तभी वैन उसे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करने वाला है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो वो बहुत ही खुश होकर हाँ कहती है। फिर इसके बाद दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और आज वैन का बर्थडे होता है। तो जिनशी और तीनों ग्रैंडपा उसे सरप्राइज देते हुए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी इतने में यहाँ पर वैन को पेन होने लगता है और उसका डिलीवरी टाइम हो जाता है। तो ये लोग जल्दी से लेकर उसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर वैन के 3 बेबीज हो जाते हैं और इनकी जिम्मेदारी तीनों ग्रैंडपा ले लेते हैं और उन्हें बहुत ही खुशी खुशी संभालने लग जाते हैं। और ये देखकर वैन और जिनशी तो बहुत ही फ्री होते हैं कि बेबीज की केयर करने के लिए तीनों ग्रैंडपा है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।